हेलो एवरीवन। मैं लेके आया हूं आपके लिए 100 एमसीक्यू जो पेपर में आने वाले हैं। वो इसी तरह के एमसीक्यू हो सकते हैं और आपकी बोर्ड की तैयारी के लिए आपको मतलब हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह के एमसीक्यू की आप प्रैक्टिस करके आप अपने बोर्ड की तैयारी कर सकते हैं। तो मैंने जो ये एमसीक्यू उठाए हैं पिछले 5 साल के पेपर के उठाए हैं और हम इसको सीरियल वाइज करते चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो सामने है आपके वो 2025 के हैं, फिर 2024 के आएंगे, 2023 के, 2022 के, 2021 के। तो 5 साल के एमसीक्यू मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। तो एमसीक्यू जो है वो 20 आते हैं, तो 20 पंजे 100, ये 100 एमसीक्यू आपके सामने है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके देखते हैं कैसे होगा और फटाफट करने की कोशिश करेंगे, बस आपको समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले इधर हम चेंज कर लेते हैं, अपना मार्कर ले लेते हैं, रेड ले लेते हैं। ठीक है, तो इधर देखने की कोशिश करना, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि साफ दिखाई दे। चलो, आपको दिख रहा होगा सामने क्या, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर, द एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज, टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी। ए और बी कोई दो नंबर है, उनका एचसीएफ 1 है। देखो, एचसीएफ 1 कब आता है, यानी कि ऐसे दो अलग अलग नंबर है, वो एक ही टेबल में नहीं आते, तब उनका एचसीएफ जो है वो 1 आएगा। तो फिर ऐसे में उनका एलसीएम क्या आएगा। हमेशा एक बात याद रखना, जब कभी भी एचसीएफ 1 आए तो जो एलसीएम होगा ना, वो उन दोनों नंबर का मल्टीपल होगा, उन दोनों नंबर का मल्टीपल होगा। यानी ए और बी की अगर मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, ए बी। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, द नेचुरल नंबर, द नंबर 3 प्लस रूट 2 इज। देखो, पूछ रहा है कि ये रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, या इंटीजर है, या नेचुरल नंबर है। तो नीचे के तो दो ऑप्शन कट गए क्योंकि इसमें रूट आ रहा है, और जब तक हमारा रूट सोल्व ना हो, जब तक रूट सोल्व ना हो, वो इरेशनल में ही काउंट होगा। अगर ये रूट हट जाता, खाली 3 प्लस 2 रहता या कोई भी ऐसा नंबर रहता, तो हम उसको रेशनल कह सकते थे, लेकिन रूट है तो ये इसको इरेशनल बनाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। अब आ जाओ कहां पर, हमें निकालना डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें दे रखी है, क्या दे रखी है हमें, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। डिस्क्रिमिनेंट मतलब डी का फॉर्मूला, हिंदी वालों के लिए विविक्तर जो पूछते हैं, डी का फॉर्मूला क्या होता है, मैं इधर ही यहीं पे सोल्व करने की कोशिश करता हूं। डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहां से ध्यान से देखो, बी की वैल्यू क्या है, -3। ठीक है, 4 इंटू में ए की वैल्यू क्या है 1 और सी की वैल्यू क्या है -2। अगर मैं इसको सोल्व करता हूं, 3 का स्क्वायर क्या बनेगा, 3 का स्क्वायर बनेगा 9, और 4 एकम 4, और 4 की 2 से मल्टीप्लाई कर 4 दूनी 8। ये माइनस ये वाला और ये वाला माइनस में हो जाएगा प्लस, तो बन जाएगा ये 8, और 9 और 7 कितना होता है 17। तो डी मेरा कितना निकल के आ गया, 17 आ गया। डी कितना निकल के आ गया, 17। तो इधर से ऑप्शन नंबर बी ठीक है हमारा, ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये हिंदी में लिखे हुए सेम क्वेश्चन यही नहीं, हाँ इंग्लिश में देखते हैं इनको क्या लिखा है। द इक्वेशन दे रखी है हमें, x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3। एक्स प्लस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर bx प्लस सी, ये हमें दे रखा है। ठीक है, और यहीं से मुझे ये वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि जब तक मुझे a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू नहीं मिल जाती, तब तक नहीं कर सकते। तो चलो यहां से बनाने की कोशिश करते हैं। अगर मैं इसको देखूं, ये जो लिखा हुआ मेरे पास, ठीक है, पेन थोड़ा मोटा कर लेते हैं। हाँ, अगर मैं इसको देखता हूँ और इधर मैं क्या करूँ, इसके नीचे 1 मान के एलसीएम ले लूं, एक्स की इसमें करूंगा तो क्या देगा ये एक्स स्क्वायर, 1 की 1 में करूंगा तो मुझे देगा 1, और नीचे आ जाएगा x। इक्वल में हमारा चल रहा है 3, इक्वल में हमारा क्या चल रहा है 3। ये 3x जाएगा इसके पास, इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल में 3x। 3x को इधर ले उठा करके एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और ये प्लस का 1 और इक्वल में 0, इक्वल में 0, इधर हमारा आ गया 0। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जो ये इक्वेशन लिखी हुई थी नीचे, इसको इससे कंपेयर करेंगे, ax स्क्वायर प्लस का bx और यहां से प्लस का c। ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर के सामने एक्स स्क्वायर है, इसका कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, यानी a की वैल्यू आ रही है 1, b के सामने आ रहा है -3, b की वैल्यू क्या आ रही है -3, और c के सामने आ रहा है 1, c की वैल्यू हो गई 1।
सोल्व करना था हमें यहाँ पर, इधर में अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं तो आंसर मेरा आ जाएगा क्या, a माइनस बी प्लस सी। ए की वैल्यू क्या आई थी 1, माइनस बी की वैल्यू देखो यहाँ पर मेरी -3 आई थी, तो इधर माइनस लगा देते हैं। बी की वैल्यू आई थी -3, सी की वैल्यू आई थी 1। सोल्व करते हैं, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ये कितना सोल्व होकर देगा, ये देगा 5। क्या देगा ये 5, और ऑप्शन नंबर ए में ही 5 दिखाई दे रहा है, और यही मेरा आंसर है। ठीक है, तुक्के मारने की कोशिश मत करना, थोड़ा सा दिमाग लगा लेना अपना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्या लिखा है इधर। फॉर अ पॉइंट, हमें पॉइंट दे रखे हैं। पहला वाला जो होता है वो हमारा एक्स होता है, दूसरे वाला हमारा वाई होता है। पहले वाले को हम बोलते हैं एप्सिका और दूसरे वाले को बोलते हैं हम ऑर्डिनेट। तो कह रहा है एप्सिका माइनस ऑर्डिनेट। एप्सिका की वैल्यू कितनी है 3, माइनस ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है -5। इसको सोल्व कर दो, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, 3 + 5 कितना देगा 8, ऑप्शन नंबर डी। सिंपल सवाल था, आसानी से हो गया। द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन द रेशो। मिड पॉइंट जो होते हैं ना वो हमेशा 1:1 में ही काटते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी। कैसे काटते हैं ध्यान से देखना। ये मैंने एक लाइन सेगमेंट लिया ए और बी। मिड पॉइंट का मतलब क्या, बीचों बीच ना। मिड पॉइंट का मतलब क्या, बीचों बीच, यानी जितनी दूरी यहां से यहां तक की है उतनी यहां से यहां तक की होगी। तो जब डिस्टेंस सेम है, मान लो डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, ये 5 होगा, ये भी 5 होगा, 5 से कटेगा एक बार में, 5 से कटेगा एक बार में, तो ये 1:1 ही आना है, चाहे कुछ भी नंबर हो। तो ऑप्शन नंबर सी, मिड पॉइंट हमेशा 1:1 में ही काटता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्रिटेरिया फॉर सिमिलरिटीज ऑफ ट्राइंगल। देखो इनमें से कौन सा जो है क्रिटेरिया नहीं है। एंगल एंगल सिमिलरिटी होता है, साइड 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 ये भी होता है, साइड एंगल साइड ये भी होता है, आरएचएस ये भी होता है, सारे ही ऑप्शन ठीक है। तो मैं इसमें क्या बोल दूं, जब ऑप्शन है ही नहीं वो वाला तो सारे ऑप्शन ठीक है, तो भैया ये क्वेश्चन तो गलत दे दिया उन्होंने, ऑप्शन इसमें है नहीं। तो जब इसमें ऑप्शन नहीं दिया है तो यहां पर हम अपने आप से लिख देंगे ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है, तो इसमें आपको 1 नंबर पक्का मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो तुम्हें लिखना पड़ेगा। ठीक है, या किसी में भी उल्टा सीधा जो भी तुम्हारा मन है उसमें टिक लगा देना, 1 नंबर मिल जाएगा कि क्वेश्चन में गलती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। फ्रॉम द फिगर गिवन बेलो, हमें फिगर दे रखी है एक ये वाली ABC और PQR। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, मेजर फॉर एंगल P। अब ध्यान से देखना, यहां पर लिखा है 3√3 और इधर लिखा है 6√3। तो √3 वाला √3 वाले से कंपेयर करना। ये जो 3.8 है और इधर 7.6 है, ध्यान से देखो, अगर तुम 7.6 का हाफ करोगे ना तो 3.8 ही आएगा, और 6√3 का हाफ करोगे तो 3√3 आएगा। तो कहीं ना कहीं हाफ हुआ है, इसका मतलब ट्राइंगल तो ये सिमिलर तो है, तो बस मुझे एंगल बताना है। तो एंगल P पूछा है, एंगल P पूछा है, जो कि मेरा निकलेगा 80 और 60 की सहायता से ही निकलेगा। देखो अगर ध्यान से देखोगे तो इधर क्या करा उन्होंने, जो ये वाली साइड थी जो राइट में थी वो इधर लेफ्ट में आ गई। तो जब ये साइड उधर गई है तो ये एंगल भी तो, ये C वाला एंगल भी तो उधर गया होगा इधर। तो जो C की वैल्यू आएगी वही मेरी P की वैल्यू आएगी। तो C कैसे निकलेगा, इसमें हम लगा लेते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है कि तीनों एंगल को जोड़ के 180 में से घटा दो। तो सीधा सीधा मैं 180 में से घटा देता हूं, तो 80 + 60 कितना देगा ये, 80 और 60 कितना होता है 140। सोल्व आके आएगा -40। तो ऑप्शन नंबर सी आएगा इसका आंसर। बहुत से बच्चे गलती कर देंगे, 60 लगा देंगे, कंपेयर करके कहेंगे कि ये 60 है तो ये वाला भी 60 होगा। अरे नहीं, ऊपर से देखो साइड जो इन्होंने चेंज कर दी, लेफ्ट की राइट, राइट की लेफ्ट। आगे चलते हैं। इंग्लिश में ले लेते हैं इस क्वेश्चन को ही। क्या लिखा है, इन द गिवन फिगर पी एक टेंजेंट दे रखा है हमें ये वाला, ये पी ए टेंजेंट है ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O, OP बराबर 10, ये OP हमें दे दिया 10, लेंथ ऑफ AP, हमें AP की लेंथ बतानी है। अगर मैं इस ट्रायंगल को सीधा बनाने की कोशिश करूं, देखो जो टेंजेंट होता है वो 90 डिग्री का होता है, तो ये ट्रायंगल हमारा कुछ इस प्रकार से बन रहा होगा। ठीक है, जहां पर मैं कह दूंगा ये वाला A है, ये 90 डिग्री वाला A हो गया, ऊपर P हो गया, और इधर हमारा O दिखाई दे रहा है, और नीचे जो है AO की वैल्यू हमें 10 दे रखी है, और ऊपर ये एंगल हमें दे रखा है 30। तो करना कुछ नहीं, बस हमें AP की वैल्यू पूछी है इसने, AP निकालते हैं, कैसे निकलेगा ध्यान से देखना।
अगर मेरे को देखो ये क्या दे रखा है, नहीं मुझे जो 10 सेंटीमीटर दे रखा है वो पीओ दे रखा है, ये नहीं है पीओ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 10 सेंटीमीटर। मुझे हाइपोटेनस की सहायता से परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेनस की सहायता से परपेंडिकुलर निकालना है, जो कि होता है साइन थीटा। तो मैं इधर फॉर्मूला लगाता हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। थीटा कितना, आप सबसे बड़ा सवाल ये थीटा कितना है। अगर ध्यान से देखो थीटा मेरे पास कौन है, ये है 30 डिग्री, लेकिन मेरे को तो चाहिए ये वाला, तो तुम ये वाला निकाल सकते हो, ये वाला 90 का, ये वाला 30 का, तो ये कितने का होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, 180 में से घटा दो, 90 और 30 120, 120 को अगर मैं 180 से घटाऊंगा तो ये आएगा 60, तो थीटा की वैल्यू मुझे मिल गई 60 डिग्री। पी मेरे पास क्या है, पी को हमने बोला एपी, और हाइपोटेनस क्या है मेरे पास 10। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 एपी बटे में 10, 2 से 10 कटेगा 5 बार में, और 5 जाएगा √3 से मल्टीप्लाई होने के लिए, एपी की वैल्यू क्या आ जाएगी 5√3, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मतलब सर्कल दिखा के तुमसे, और 9वें चैप्टर का पूछ लिया, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पूछ लिया दिखा के सर्कल। चलो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स, tan 45 बराबर cot 45, यस बराबर होता है, दोनों की वैल्यू 1 होती है। sin 90 की वैल्यू होती है 1 और tan 45 की वैल्यू 1 होती है, दोनों की वैल्यू 1 होती है, ये भी ओके है। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 और cos 30 की वैल्यू होती है क्या 1/√3, हाँ √3/2, तो ये वाला इक्वल नहीं है, यही गलत है, ये भी चेक कर लेते हैं। sin 45 होता है 1/√2, cos 45 ये भी 1/√2, ये भी ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत है, बाकी सारे हमारे ठीक है। इसने ये पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इनमें से कौन सी वाली स्टेटमेंट फॉल्स है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। नेक्स्ट 11वां सवाल, tan स्क्वायर ए -1 cos स्क्वायर ए। देखो जब ये cos स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा sec, तो tan स्क्वायर ए माइनस sec स्क्वायर ए, ठीक है। और सीधे सीधे अगर शब्दों में बात करें कि tan स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, मैं अगर tan स्क्वायर ए का फॉर्मूला बताऊं, ये होता है sec स्क्वायर ए -1, और ये माइनस का sec स्क्वायर ए ऐसा का ऐसे ही, प्लस के sec स्क्वायर से प्लस का sec कट जाएगा, बचेगा क्या -1, तो ये मेरा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इन द गिवन फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल रिप्रेजेंट द एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब क्या, जो एंगल ऊपर से बनते हैं, जो एंगल ऊपर से बनते हैं, तो इसमें देखो ऊपर से कौन सा एंगल आ रहा है, इसमें तो जेड आ रहा है, तो जेड देखो कहाँ आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है, तो सी मेरा आंसर है। एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं तो नीचे से बनता है तो वो एक्स होता, ये हमारा क्या होता है एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, जो ऊपर से बनता है उसको बोलते हैं डिप्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट, द पैरामीटर ऑफ शेडेड रीजन ऑफ गिवन फिगर, हमें इसका पैरामीटर निकालना जो शेडेड कर रखा है ना अंदर, और पैरामीटर का मतलब होता है बाउंड्री, पैरामीटर का मतलब होता है बाउंड्री, तो हमें काउंट करते हैं, अगर मेरे को यहां से तक की वैल्यू चाहिए कितनी है, ये तो हमें आर दे रखी है, यहां से तक की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये भी मुझे आर दे रखी है, और ये जो नीचे गोलाई दे रखी है क्या दे रखी है, मुझे एल दे रखी है, तो इसको जोड़ दो, आर प्लस आर 2r, और 2r में अगर मैं एल जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा 2r प्लस एल, ऑप्शन नंबर सी, सी हमारा आंसर है। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर ऑफ अ सर्कल टू द एरिया ऑफ द सेम सर्कल, और सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कटा, बचा क्या 1/4, तो रेशियो क्या आ गया 1/4, ऑप्शन देखो कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी। अगले पे चलते हैं। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड, इनमें से कौन सा सॉलिड जो है जिसका लेटरल कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया सेम रहता है, एक ही फिगर, अगर तुम्हें फॉर्मूले याद हो, स्फीयर का जो लेटरल सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका टोटल सरफेस एरिया भी क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, किसका स्फीयर का, स्फीयर अगर तुमने फॉर्मूले अगर तुम्हें याद हो तो ये सवाल फॉर्मूले में से पूछ लिया, तो स्फीयर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और अगर फॉर्मूला तुम्हें याद नहीं होगा ऐसे बस देखते रह जाओगे एक दूसरे का मुंह कि क्या ऑप्शन है, और तुक्का मार के आओगे फिर वहां पर। द क्लास मार्क ऑफ द मीडियन, मीडियन दे रखा हमें, ऑफ द फॉलोइंग डाटा, क्लास मार्क बताना हमें, क्लास मार्क होता है हमारा बीच का नंबर होता है ना, ऐसे इन दोनों के बीच का नंबर, वो बताना है, लेकिन किसका पता है, यहाँ तो बहुत सारे, इसका 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 इसका, किसका पता है,
तो सबसे पहले मुझे मीडियन देखना पड़ेगा कि मीडियन है कौन सा। तो जो मीडियन होगा उसी का होगा। अब मीडियन के लिए हमें क्या चाहिए? मीडियन के लिए तो हमें चाहिए क्या चाहिए होता है मीडियन के लिए? हमें मीडियन निकालना पड़ेगा और उसके लिए चाहिए मुझे एफ। एफ यानी कि सबसे बड़ा नंबर, और सबसे बड़ा नंबर मुझे इसमें दिखाई दे रहा है 7, और 7 के सामने कौन है? 40 और 55, इनके बीच का नंबर क्या आएगा? 40 और 55 के बीच में आता है 47.5। तो यही मेरा सी ऑप्शन मेरा करेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, मीडियन के लिए हमें सबसे बड़ा नंबर एफ होता है, और एफ के ठीक सामने वाले के बीच का नंबर हमें निकालना है। ठीक है, आगे चलते हैं। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन सो द नंबर ऑफ द रन स्कोर बाय द सम बैट्समैन इन टेस्ट मैच। क्या पूछ रहा है इसमें? द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। सेम ऐसा ही बताना, मॉडल लोअर लिमिट, पहले वाली लोअर होती है, दूसरी वाली अपर होती है। ये लोअर अपर, लोअर अपर, लोअर अपर। तो सबसे बड़ा नंबर देखो इसमें कौन है? सबसे बड़ा नंबर इसमें दिखाई दे रहा है 10, और 10 के सामने लोअर लिमिट कौन सी है? 4000। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट थ्रो अ डाइस। एक डाइस को फेंका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज श्योर इवेंट। अगर हम डाइस को फेंकते हैं तो हमारा क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6, ये सब आ सकते हैं। तो चलो देखते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। गेटिंग ए नंबर बिटवीन 1 and 6, कह रहा है 1 से 6 के बीच में। क्यों भाई, 1 और 6 क्यों नहीं आएंगे? ये भी तो आ सकते हैं। गलत। गेटिंग एन ऑड नंबर 7, सिर्फ ओड नंबर। क्यों भाई, बाकी सारे कहाँ जाएंगे? ये भी गलत। गेटिंग एन इवन नंबर। क्यों भाई, इवन क्यों, ओड क्यों नहीं आएंगे? ये भी गलत। गेटिंग एन नेचुरल नंबर लेस देन 7, हाँ ये सारे के सारे 7 से छोटे हैं और नेचुरल भी है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, तो ऐसे कई बार ऐसे करना पड़ जाता है, 4 ऑप्शन देखने पड़ जाते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 18 हो चुके हैं, अब आएगा तुम्हारा रीजन और असर्शन वाला। ठीक है, चलो सीधे सीधे देखते हैं रीजन और असर्शन क्या दे रखा है 19वें क्वेश्चन में। कह रहा फॉर एनी टू नेचुरल नंबर ए और बी, दो नंबर दे दिया हमें ए और बी, द एचसीएफ ऑफ ए और बी इज अ फैक्टर ऑफ द एलसीएम। हाँ होता है। देखो एचसीएफ क्या होता है, मैं कोई नंबर तुम्हें समझाने के लिए ले लेता हूं। मैंने कह दिया कि भैया ए की वैल्यू जो है 2 है और बी की वैल्यू जो है वो 3 है। ठीक है, अगर मैं इसके एचसीएफ की बात करूं, दोनों का एचसीएफ क्या आ जाएगा? 1 आएगा, और एलसीएम क्या आएगा? दोनों का 6 आएगा। तो क्या देखो, क्या 6 का फैक्टर 1 होता नहीं है? होता तो है, होता है ना। तो ये वाला ऑप्शन तो ठीक है। अगला देखते हैं रीजन। एचसीएफ ऑफ एनी टू नेचुरल नंबर डिवाइड बोथ द नंबर। जो एचसीएफ आया है, एचसीएफ जो 1 आया 1, क्या 1 2 को डिवाइड कर रहा है और 3 भी 2 को डिवाइड कर रहा है? हाँ कर तो रहा है, तो ये भी ठीक है। अगर तुम्हें ये ऑप्शन समझ में नहीं आया तो कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं हम और अच्छे समझाने के लिए। मैंने कहा अगर मैं ए की वैल्यू ले लेता हूँ 6 ले ली, और बी की वैल्यू ले लेता हूँ मैं 10। ठीक है, इनका एचसीएफ निकालो। एचसीएफ क्या आएगा? एचसीएफ होता हुआ है जो जिसके पारे में दोनों आए। मुझे जो दिखाई दे रहा है वो आएगा 2। ठीक है, और एलसीएम क्या आ जाएगा दोनों का? एलसीएम आ जाएगा इसका 10 20 30, एलसीएम आ जाएगा 30। अब ध्यान से देखना, क्या 2 के पार्ट से 6 डिवाइड हो रहा है और 2 से 10 भी डिवाइड हो रहा है? तो वही तो कह रहा था रीजन वाले में कि जो एचसीएफ है, एचसीएफ जो 2 नंबर का एचसीएफ है वो डिवाइड करता है बोथ द नंबर। हाँ तो कर तो रहा है, ऑप्शन ठीक है। फर्स्ट वाले में क्या करता? फॉर एनी टू नेचुरल नंबर ए और बी, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, जो एचसीएफ है ए और बी का वो फैक्टर होता है किसका? एलसीएम। क्या 2 30 का फैक्टर नहीं है ना? तो जब है तो असर्शन भी ठीक है और रीजन भी ठीक है। इसके लिए कौन सा ऑप्शन आएगा? इसके लिए आएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट। रीजन है, बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ऑप्शन नंबर ए आएगा, बी नहीं आएगा, क्योंकि बी में इन्होंने नोट कर दिया, इसकी वजह से गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्या कह रहा है? द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच ऑफ सिस्टम इक्वेशन, ये दे रखा हमें, इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट हमारी 2 होती है। पहली कंडीशन हमारी क्या होती है कंसिस्टेंट की? कि जब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 होता है। तो पहले यही चेक करते हैं। a1 की वैल्यू 4 है और इसकी वैल्यू 2 है, इधर से b2 की वैल्यू p है और इधर से इसकी वैल्यू 2 है। ठीक है, अगर मैं यहां से वैल्यू निकालता हूं
तो ये मुझे क्या देगा, 2 से कट जाएगा 2 बार में, और ये 2 जाएगा इधर मल्टीप्लाई, पी की वैल्यू आ जाएगी 4। लेकिन यहीं पे काम अभी खत्म नहीं होगा। कंसिस्टेंट एक हमारा इस वाली इक्वेशन में भी होता है जो नीचे लिखा हुआ है, ये a1/a2 b1/b2 c1/c2। इन दोनों पे तो मैंने चेक कर लिया, इन दोनों पे और चेक करता हूँ एक बार। b1/b2 यानी कि p/2 और c1/c2 का मतलब यानी कि 8/2। 2 से कटेगा 4 बार में और 2 जाके मल्टीप्लाई, पी की वैल्यू यहाँ से मिलेगी मुझे 4 दूनी 8। तो पी की वैल्यू 2 अलग अलग मिल रही है, तो इसका मतलब ये तो गलत है। वो कह रहा है ना कि पी की वैल्यू 4 आ रही है कंसिस्टेंट में, नहीं, तो ये वाला असर्शन तो हो गया हमारा गलत। दूसरे रीजन में क्या कह रहा है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन a1x b1y c1 एंड a2x b2y c2 इज कंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट है और इनफिनाइट मैनी सोल्यूशन है, हाँ ये देखो, जब मैनी सोल्यूशन होते हैं ना तो फिर यही वाली कंडीशन बनती है, a1/a2 b1/b2 c1/c2। अगर इनफिनाइट की जगह वो कहता है ओनली वन सोल्यूशन, तो फिर ये वाली कंडीशन बनाते हैं हम, ओनली वन सोल्यूशन बनता है ये, और इनफिनाइट में बनता है ये। तो इसके लिए कौन सा आ जाएगा, असर्शन गलत है, रीजन ठीक है। इसके लिए हमारे लिए ऑप्शन आएगा कौन सा, असर्शन, असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू। तो इस वाले के लिए हमारे लिए आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी हमारा आंसर है। तो ये थे आपके 20 एमसीक्यू। अभी ठीक, आगे चलेंगे और ऐसे बात करते हैं, तो बने रहो वीडियो में, देखते रहो, ठीक है। चलिए भाई क्वेश्चन में बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, फॉर द व्हाट वैल्यू ऑफ के की वैल्यू बतानी है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है क्या, मैं इधर फॉर्मूला लिख देता हूँ। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा c/a। देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या दे रखा है, 2। द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पोलिनोमियल, पोलिनोमियल ये दे रखी है इज 2। ये जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है 2, ये इधर रखेंगे। c की वैल्यू क्या है हमारे पास -7 और a की वैल्यू क्या है k। बस इस k और 2 को आपस में इंटरचेंज कर दो, k की वैल्यू क्या आ जाएगी -7/2। यही मेरा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे चलते हैं। इन्होंने भी a हमें 8 दे रखा है और a 10 दे रखा है 19, तो d की वैल्यू पूछ रहा है। a 10 का फॉर्मूला होता है तो क्या होता है, a 10 का फॉर्मूला क्या होता है, a + 9d, और a 10 की वैल्यू क्या दे रखी है -19, और a की वैल्यू क्या दे रखी है उन्होंने 8। तो बस यहां से वैल्यू निकालते हैं d की, ये 8 हो जाएगा माइनस कितना बनाएगा ये 27, और 9 को ले जाकर कर दो इधर डिवाइड, d की वैल्यू आ जाएगी 3। d की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है, ठीक है। जिसको फॉर्मूला पता है वो आसानी से निकाल सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। थोड़ा हटाना पड़ेगा क्योंकि लिखने के लिए भी चाहिए। कोई ऐसा जादू होना चाहिए ना कि एकदम से ही एक बटन दबाया सारे हट गए। चलो देखते हैं, नहीं ऐसा कोई जादू। चलो क्या लिखा अगला क्वेश्चन तीसरा, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। हमें इसका मिड पॉइंट बताना। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1/x2, x1 + x2/2, और y के लिए होगा y1 + y2/2। x1 कितना -1 और ये कितना 8, -1 + 8 को करूंगा तो क्या देगा ये मुझे देगा 7/2। ऑप्शन में देखो 7/2 कहाँ है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इससे काम नहीं चलेगा, इसको ये भी निकालना पड़ेगा। y1 की वैल्यू कितनी है 3, और y2 की वैल्यू कितनी है 3/2, और बटे में ये 2 भी है। इसके नीचे मान कैल्सियम लेंगे, क्या देगा 3 दूनी 6, 6 + 3 और बटे में 2, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये देगा 9/4। अब देख लो 7/2 और 9/4 कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, ये आ रहा है मेरा 9/4, ये रहा ऑप्शन नंबर डी, यही मेरा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया, सीधा सीधा आंसर निकाल लिया। साइन थीटा में दे रखा 1/√3, तो सेक थीटा निकालना है। साइन थीटा होता क्या है p/h, p/h ना, और सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा हमारा होता है h/b। यानी कि जाहिर सी बात है ऊपर तो 3 आना ही आना है, ऊपर तो 3 आना ही आना है। कौन सा ऑप्शन में 3 आ रहा है, मुझे तो इसमें दिखाई दे रहा है 3, तो यही ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। और फिर भी अगर तुम्हारी बात ना बनती तो कैसे निकालेंगे, देखो p और h दे रखा है, बेस निकाल लेते हैं, बेस निकाल लेते हैं। तो इसमें पाइथागोरस का हम यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे पाइथागोरस का यूज, ध्यान से देखना, अभी नीचे थोड़ी खलिएगा, मैं इधर कर देता हूँ।
अगर मैं पाइथागोरस की सहायता से बेस निकालता हूँ, एच का स्क्वायर, पी का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। एच कितना दे रखा था हमें 3, पेंडुअल कितना दे रखा था हमें 1, और बेस हमें निकालना है। एच का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, एक उधर आगे हो जाएगा माइनस, ये क्या देगा 8। 8 के ऊपर जब रूट जाएगा तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा 2√2। और अगर मैं एच की जगह तो रख दूं 3 और बेस की जगह क्या है मेरा 2√2, तो देखो ऑप्शन नंबर इसी में ही आ रहा है वो। ठीक है, तो बी ऑप्शन मैंने ऐसे इसलिए देख के लगा दिया था। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्या एच से बता रहा है 132 और 77 का एच से बताना है। देखो सबसे सिंपल ट्रिक क्या है एच से बताने की, इन दोनों में छोटा नंबर देख लो कौन है, 77। बस इस 77 को ही पकड़ लो और इसके टुकड़े करो। 77 के टुकड़े होते हैं 7 गुणा 11, या तो एचसीएफ मेरा 7 होगा या 11 होगा। तो सबसे पहले देखो बड़े नंबर को, इन दोनों में बड़ा नंबर कौन है 11। चेक करो कि 11 के पाड़े में देखो 77 तो आता ही है, 11 के पाड़े से 132 कटेगा या नहीं कटेगा, हाँ कट जाएगा 12 बार में, तो यही मेरा एचसीएफ है। पहले बड़े से चेक करेंगे। ठीक है, तो एचसीएफ मेरा क्या आ गया 11। एचसीएफ में हमेशा पहले तो दोनों नंबर में देख लो 77, फिर उसके टुकड़े करें, टुकड़े करने में जो सबसे बड़ा नंबर है उसको चेक करो। अगर मान लो ये नहीं होता तो फिर 7 होता। इन दोनों में से कोई एक ही आंसर हो सकता है मेरा। और अगर ध्यान देखोगे ऑप्शन में मेरे पास 11 ये 7 तो है ही नहीं, है ना। तो एचसीएफ निकालने के लिए हमेशा याद रखना छोटा नंबर पकड़ लो, उसके टुकड़े कर लो। ठीक है, वरना वो बच्चों वाला तरीका तुम्हें पता ही होगा, उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, इंग्लिश में देखते हैं इनको। द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें क्या दे रखा है, रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल कब होता है, जब डी हमारा 0 होता है। इक्वल तो जब ही होते मेरे। और डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी के लिए उठाओ यहाँ से -5, -5 का स्क्वायर, 4 इंटू में ए की वैल्यू क्या है 4, और सी की वैल्यू क्या है k, इक्वल में 0। 5 का स्क्वायर होता है 25, ये मुझे देगा 16k, इक्वल में 0। 16 के उधर जाके हो जाएगा प्लस का, 16 को ले जाके कर दो डिवाइड, 25/16 मेरा आंसर है। k की वैल्यू क्या आ गई 25/16, ऑप्शन नंबर बी। सातवां क्वेश्चन, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग गेम p देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम इज। देखो गेम को जीतना और गेम को हारना की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, जीतने और हारने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1 होती है। अगर तुमने फॉर्मूला पढ़ा हो PE प्लस PE नोट का तो 1 होता है। अगर जीतने की प्रोबेबिलिटी को कह रहा है ये P है, तो हारने की प्रोबेबिलिटी को क्या कह रहा है, ये P उधर हो जाएगा माइनस, तो 1 माइनस P मेरा आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर 1 माइनस P किस में आ रहा है, डी में आ रहा है, तो डी मेरा आंसर है। एक में से घटा दो। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन, इन दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के आंसर निकालना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला तुम्हें आता है या नहीं आता, चलो सीधा सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं इधर। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो x2 की वैल्यू कितनी है -2, x1 की वैल्यू कितनी है 2, इसका स्क्वायर। y2 की वैल्यू कितनी है 3, y1 की वैल्यू कितनी है -3, माइनस में हो जाएगा प्लस। 2 का -2 -2 माइनस का 4, और -4 का स्क्वायर होता है 16। 3 3 9, 9 का स्क्वायर होता है 3 3 6, और 6 का स्क्वायर होता है 36। 36 और 16 क्या बनाएगा, ये तो बनाएगा 52। ऑप्शन में देखो भाई 52 है कहीं, या 52 से रिलेटेड कुछ। 52 के अगर मैं टुकड़े कर लूं क्या होंगे, 2 से जाएगा 26 बार में, 2 से जाएगा 13 बार में, तो पेयर बना इसका, और 13 से जाएगा एक बार में, तो आंसर मिलेगा 2√13। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट है। अगर रूट से इसको बाहर निकालते हैं तो 2√13 मेरा आंसर है। ठीक है, कुछ मिटाने का साधन नहीं है इसमें। हाँ ये थोड़ा सा जल्दी कर रहा है, जगह चाहिए ना लिखने के लिए, अब जगह ना हो तो फिर कहाँ लिखे। चलो भाई आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ये कह रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 है। देखो अगर इसी की वैल्यू देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये तो 1 होता है,
तो इससे तो मुझे 1 मिल जाएगा और बचा बीच में साइन थीटा, इसको लिख लो ऐसा का ऐसे ही। और इक्वल में क्या कह रखा है 2, ये 1 रहेगा हो जाएगा माइनस, तो 2 में से अगर 1 गया तो 1 बचेगा। और साइन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है? जब साइन 90 डिग्री होता है। तो थीटा मुझे क्या मिलेगा 90 डिग्री का, ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, एक कार्ड ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफेल, सफेल कार्ड में से 52 कार्ड में से अगर हम द प्रोबेबिलिटी ड्रॉन द रेड क्वीन, लाल क्वीन कितनी होती है? 2 ही होती है सिर्फ, और टोटल कितना कार्ड है 52, इसको काटोगे तो 1/26 आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी। इफ द सर्टेन वेरिएबल x डिवाइड अ स्टैटिकल डाटा, कोई x है वो डिवाइड कर रहा है अरेंज इन 2 इक्वल पार्ट्स, 2 इक्वल पार्ट्स में कर रहा है। इक्वल पार्ट्स का मतलब ये हो गया कि वो बीचों बीच है, देन द वैल्यू ऑफ x इज कॉल्ड, तो x की वैल्यू क्या कहलाएगी? मीडियन कहलाएगी। कोई लॉजिक नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधा सीधा लाइन पे आंसर था। नेक्स्ट, द रेडियस ऑफ स्फीयर हमें देखिए 7/2, वॉल्यूम बतानी है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, पाई की वैल्यू पुट करो 22/7, आर हमें कितना दे रखा है 7/2 गुणा 7/2 गुणा 7/2, 3 बार है ना, तो बस सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो 1 7 से 1 7 कट गया, 2 दूनी 4 से 4 कट गया, और 2 से 22 कट गया 11 बार में। ऊपर तो बच रहा है 11 गुणा में 7 7 49, और नीचे बच रहा है 3। इनकी गुणा करके आंसर निकाल लो। 11 की गुणा जब इससे करेंगे तो क्या आएगा 9 9 4 13, 13 हासिल करके 5, तो 539/3 मेरा आंसर है, ऑप्शन नंबर 539/3, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। द मीन एंड द मीडियन ऑफ स्टैटिकल, मीन और मीडियन मुझे क्या दे रखे हैं 21 और 23, तो मोड बताना है। एक फॉर्मूला याद रखना 3 2 1, 3 2 1, इससे क्या याद होगा? 3 तो होता है हमारा मीडियन, 3 मीडियन, ठीक है, इज इक्वल टू में 2 मीन प्लस 1 मोड। अब 1 लिखने की जरूरत नहीं, तो खाली मोड होता है। तो 3 मीडियन मुझे क्या दे रखा है? मीन और मीडियन दे रखे हैं। मीडियन की वैल्यू कितनी रखी है 23, तो 3 गुणा में 23। मीन मुझे कितना दे रखा है? मीन दे रखा है मुझे 21, मीन मुझे क्या दे रखा है 21, प्लस मोड, मोड मुझे निकालना है, तो ये मोड मैंने ऐसा का ऐसे ही लिख दिया। 23 दिया कितना होता है 69, 21 दूनी 42, 42 दे रखा हो जाएगा माइनस, और अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो मुझे कितना देगा 27 देगा। मोड की वैल्यू कितनी आ गई 27, तो ऑप्शन नंबर कहाँ गया? ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है मुझे 27, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो सिंपल है 3 2 1 याद रखना, 3 2 1 यानी कि 3 का मतलब 3 मीडियन, 3 मीडियन 2 मीन और 1 मोड। बच्चे को यही फॉर्मूला याद नहीं आता और 1 नंबर अपना गवा गा जाते हैं, गवार कहीं के, गवारी हो तुम सारे, छोटी छोटी चीज तुम्हें पता नहीं रहती है भाई। चलो, कुछ बच्चे तो बोलते हैं भैया एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवा दो। अरे एमसीक्यू की प्रैक्टिस क्या होती है? तुम पूरी बुक की प्रैक्टिस करो ना, ये सवाल उन्हीं फॉर्मूले से तो बन रहे हैं, एमसीक्यू के लिए कोई अलग से किताब थोड़ी आती है। चलो आगे देखते हैं क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 13 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। पेन चेंज करते हैं। द हाइट एंड द रेडियस हमें क्या दे रखी है 24 और 7, किसकी है? कोन की। अगर तुम कोन का फॉर्मूला ध्यान से देखो, कोन जो होता है हमारा कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। इसकी जो हाइट हमें दे रखी है वो क्या दे रखी है 24, और रेडियस की क्या दे रखी है 7। अगर ध्यान से देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रहा है भाई, इसमें लगा दिए परपेंडिकुलर, ये बेस, हाइपोटेनस निकालना है, तो सीधे सीधे मुझे तो पता है 25 आना है, पाइथागोरस लगा के निकाल लेना, 25 आंसर आएगा, ठीक है। इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, हमें पॉलिनोमियल दे रखी है और इसकी 1 0 दे रखी है हमें -3, 1 0 क्या दे रखी है हमें -3, तो मुझे अल्फा की वैल्यू बतानी है। कुछ नहीं करना, जहां जहां एक्स आ रहा है वहां वहां 3 उठा के रख दो। चलो रखना स्टार्ट करते हैं। अल्फा -1, यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ रही है तो यहाँ पे रखूंगा -3 का स्क्वायर, प्लस अल्फा, यहाँ पे एक्स की वैल्यू रख दी -3 प्लस 1, -3 का स्क्वायर होता है 9, प्लस ये हो जाएगा माइनस का 3 अल्फा प्लस का 1। इसको सोल्व करते हैं, 9 के अल्फा से मल्टीप्लाई करूंगा देगा 9 अल्फा, और 9 1 जा 9, इधर माइनस का 3 अल्फा और प्लस का 1। 9 अल्फा में से 3 अल्फा गया तो बचेंगे 6 अल्फा, और 9 में से 1 गया तो बचेगा माइनस का 8, इक्वल में 0 ले लो, ठीक है। अब होगा क्या, आगे क्या होगा देखो, माइनस का 8 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, और 6 जाके हो जाएगा डिवाइड, काटेंगे तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/3, ऑप्शन नंबर 4/3 सी में आ रहा है मेरा ऑप्शन, ठीक है। सिंपल ऐसे कर सकते हैं, कोई अल्फा बीटा सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा अगर 1 0 दे रखे तो उठा करके रख दो उसमें एक्स की जगह। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 16 चलेगा। क्या दे रखा हमें, द डायमीटर ऑफ द सर्कल, ये सर्कल है हमारे पास, इसकी डायमीटर में दे रखे कितनी, 6 सेंटीमीटर। इफ वन एंड ऑफ डायमीटर इज, अगर इसका एक एंड हमें दे रखा है -4 और 0, एंड द अदर एंड एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की बात है तो यानी एक्स तो कुछ होगा और वाई 0 होगा। तो हमें यही बताना है कि ये है क्या, अदर एंड क्या है। अगर मैं डिस्टेंस फॉर्म लगा दूं और यहां से यहां तक का डिस्टेंस मुझे दे रखा है 6, ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला अगर मैं लगा दूं 6 इक्वल में रूट में क्या होगा इधर x2 - x1 यानी कि -4 - x का स्क्वायर, इधर 0 - 0 y, और ये तो 0 0 ही है तो इधर तो 0 0 ले लो, 0 - 0 का स्क्वायर। तो सिंपल इधर रूट हो जाके बन जाएगा स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, इधर आइडेंटिटी लग जाएगी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a का सीधा लगा देता हूँ, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 4 दूनी 8, 8x। 6 का स्क्वायर होता है 36, और ये 16 उधर आगे हो जाएगा माइनस, इधर बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 8x। यहां से वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, क्या देगा, 36 में 16 गया तो बचेगा 20 और इधर एक्स स्क्वायर प्लस 8x। टुकड़े क्या बन रहे हैं, कुछ दिखाई दे रहा तुम्हें, इसमें तो टुकड़े ही नहीं बन रहे। सवाल गलत तो नहीं कर दिया हमने, ठीक जा रहा सवाल। तो x की वैल्यू ही निकालनी है मुझे, अगर मैं 20 को उधर ले जाऊं तो उधर जाके हो जाएगा माइनस का। टुकड़े बताओ भाई क्या बनेंगे, 10 दूनी 20, ठीक है, यानी कि प्लस का 10x और माइनस का 2x, तभी बनेगा ये। अगर मैं यहाँ से कॉमन निकाल लूँ x, तो अंदर बचेगा x + 10, सेम x + 10 यहाँ पर भी बचना चाहिए, इधर से क्या निकला होगा माइनस का 2, तो एक तो बन गया हमारे पास x + 10 और दूसरा बनेगा क्या, x - 2, तो ये 2 बने हमारे पास। तो देख लो भाई, यहाँ से जो मुझे x की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी मुझे प्लस का 2, और यहाँ से जो मुझे x की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी माइनस का 10। तो इन दोनों में से कोई एक वैल्यू है, और ऑप्शन में देख लो क्या कह रहा है, ऑप्शन में तो आ रहा है 2 और 0 आ रहा है, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए थी, y 0 है ही हमारे पास, तो 2 और 0 10 वाला इसमें कहीं है नहीं, तो ये वाला हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या है, एक बार इसको हटा देते हैं। क्या लिखा है इधर, द वैल्यू ऑफ के बतानी है हमें, वैल्यू ऑफ के बतानी है हमें। लीनियर इक्वेशन दे रखी है हमें, 2 इक्वेशन दे रखी है। डोंट हैव सॉल्यूशन तो जब होता है जब इक्वेशन हमारी पैरेलल होती है, और पैरेलल के लिए तो एक ही फॉर्मूला लगता है, a1/a2 इक्वल में b1/b2 नॉट इक्वल में c1/c2। तो इन दोनों से काम हो जाएगा। a1/a2 की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 5 और a2 की वैल्यू है 2 बराबर में, b1 की वैल्यू है 2 और b2 की वैल्यू है k। बस इसको सोल्व कर दो, ये आ जाएगा। अगर k उधर चला जाए तो k 2 दूनी 4 और 5 नीचे आ जाएगा, k की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/5, ऑप्शन नंबर बी, 4/5 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। दो डाइस, 2 डाइस आर रोल टुगेदर, 2 डाइस को एक साथ उछाला, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट। डबलेट का मतलब कि दोनों डाइस में सेम नंबर आ जाए। सेम नंबर क्या क्या आ सकता है हमारा, 1 1 आ सकता है, 2 2 आ सकता है, 3 3 आ सकता है, 4 4 आ सकता है, 5 5 आ सकता है और 6 6 आ सकता है। कितने नंबर है ये, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना होता है 36। तो 6/36 काटेंगे तो 1/6 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। डबलेट जो हमारे 6 नंबर है, 36 में से 6 नंबर ऐसे हैं जो डबल आ सकते हैं, और काट के इन्हें 1/6 आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, अब आ जाते हैं 19वें क्वेश्चन पे, असर्शन रीजन वाले पे। क्या कह रहा है, इफ पी एंड पी बी, ये रहा पी ए, ये रहा बी बी, आर टेंजेंट, ठीक है टेंजेंट है, टेंजेंट यानी छू रहे हैं, ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर ओ, ये भी ठीक है, एन एक्चुअल पॉइंट पी, पी बाहर है हमारे पास, देन क्वाड्रिलेटरल ए ओ पी बी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कह रहा है कि क्या ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। देखो हम जानते हैं कि ये 90 का होता है, ये 90 का होता है, और इन दोनों का सम भी 180 होता है। ठीक है, और क्वाड्रिलिक साइक्लिकल क्या कहता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या कहता है, अपोजिट एंगल का सम 180 होना चाहिए। 90 + 90 ये भी 180 और ये भी 180, तो भैया पहली वाली कंडीशन तो ठीक बैठ रही है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, अपोजिट एंगल का सम 180 होना चाहिए, तो हाँ बैठ रही है।
दूसरे केस में क्या कह रहा है रीजन में, इन अ साइक्लिक क्वाड्रेटल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, कि अपोजिट एंगल जो है वो इक्वल होते हैं। देखो 90 और 90 तो ये तो इक्वल है, लेकिन जरूरी थोड़ी कि ये दोनों भी इक्वल हो। इन दोनों का सम 180 हो सकता है, लेकिन इक्वल हो ये जरूरी नहीं है। तो रीजन तो हो गया गलत। तो कौन सा ऑप्शन ठीक बैठेगा इसके लिए? इसके लिए बैठेगा असर्शन ठीक है, लेकिन रीजन गलत है। कौन सा ले? असर्शन, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी। तो इसके लिए हम यहाँ पे यही लिख देते हैं कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। इधर आते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, हमें दे रखे ये पॉलिनोमियल है और इसके जीरोस कह रहा है ये आएंगे। तो जीरोस निकालने के लिए तो हमें इसके टुकड़े करके देखने पड़ेंगे कि क्या ये बनते हैं कि नहीं बनते। तो करके देख लेते हैं एक बार। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, इसके टुकड़े करके देखो। अगर मैं इसके टुकड़े क्या करूं, -3x और प्लस का 1x करूं, 3 में से एक गया तो 2 बचेगा, 3 एकम 3 ये भी देगा, ठीक है। कॉमन निकालते हैं x, अंदर बचेगा x माइनस 3, x माइनस 3 इधर भी बचना चाहिए। दोनों में से क्या निकला होगा? दोनों में से निकला होगा प्लस का 1। तो एक तो आ गया x माइनस 3, दूसरा आ गया x प्लस 1। यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी मुझे 3 और यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी मुझे -1। ऑप्शन में देखो -1 और 3 कह रहा था यहाँ पर, यानी कि जीरोस तो ये है, यानी असर्शन हमारा ठीक है। रीजन भी चेक कर लेते हैं कि रीजन ठीक है कि नहीं है। चलो रीजन चेक करने के लिए क्या करें, जो जो मेरी ये x की वैल्यू है -1 और 3, अगर ये रखने पे मेरे 0 आ गया तो हाँ इसका मतलब ये भी ठीक है। तो मुझे तो दिख रहा है हाँ आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ 1 की जगह, x की जगह मैं -1 रखना स्टार्ट कर दूँ, -1 का स्क्वायर 1 और 2 एकम 2, ये प्लस का 2, तो 1 और 3 हो जाएगा 3, 3 में 3 गया 0 बन रहा है। अगर मैं 3 रखता हूँ, 3 का स्क्वायर ये वाला 3 रखता हूँ, 3 का स्क्वायर बनेगा 9 और 2 तिया 6, 9 में से 6 गया बचेगा 3 और 3 में 3 गया 0, ये भी बन रहा है। तो रीजन भी हमारा ठीक है, रीजन भी हमारा ठीक है। तो इसके लिए आएगा बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट। किस में बन रहा है ये? ए में। तो इधर मैं लिख देता हूँ इसका आंसर ए आएगा, ठीक है। तो चलो आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब 2023 का पेपर देखेंगे। चलिए भाई पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल नंबर। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि भैया इसके ना गुणनखंड करना है, गुणनखंड। हिंदी वाले भी ध्यान से सुनते रहेंगे। अगर मैं 288 के गुणनखंड करने स्टार्ट कर दूं, जो कि क्या होंगे, 2 से जाएगा 1 बार में, 4 बार में, 4 बार में, 2 से जाएगा 7 बार में और 2 बार में, 2 से जाएगा 36 बार में, 2 से जाएगा ये 18 बार में, 2 से जाएगा 9 बार में, 3 से जाएगा 3 बार में और 3 से जाएगा 1 बार में। देखो 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 और 3 की पावर 2। ऑप्शन देख लो कौन सा आ रहा है, 2 की पावर 5, 3 की पावर 2, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 2 cos थीटा इक्वल टू 1, अगर ये 2 1 के नीचे चला जाए डिवाइड होने के लिए तो क्या बनेगा? cos थीटा इक्वल टू 1/2 और cos थीटा 1/2 कहाँ होता है? ये होता है 60 डिग्री पर। अगर तुम्हें टेबल याद है तो सीधा सीधा आंसर इसका निकाल सकते हो। अ कार्ड इन ड्रॉ रैंडम वेल सफल कार्ड 52 कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड कार्ड। 52 पत्तों में से लाल पत्ते कितने होते हैं? 26 होते हैं। और टोटल कितने हैं? 52। 26 से कम 26, 26 दूनी 52, 1/2 आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। द डिस्क्रिमिनेंट लगाना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसमें डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है? डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना है मेरे पास? -5, -5 का स्क्वायर 4, ए की वैल्यू कितनी है? 2, सी की वैल्यू कितनी है? -3। -5 का स्क्वायर होता है 25, -5 हो जाएगा प्लस, 4 दूनी 8 और 8 के 24, 25 और 24 को जोड़ूंगा ये देगा 49, ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट है। चलो भाई आगे चलते हैं। द डिस्टेंस लगाना है, डिस्टेंस फिट बिटवीन पॉइंट। डिस्टेंस फॉर्म लगाते हैं इसमें, इधर कर देते हैं, यहाँ पर जगह दिख रही है ना, यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्म लगाते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 क्या है मेरे पास? 0, x1 क्या है? 3 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है मेरे पास? -3 और y1 क्या है? 0। कितना सिंपल है। 0 में 3 लाओ -3, -3 का स्क्वायर होता है 9। इधर -3 में से 3 0 घटा हुआ -3 का स्क्वायर होता है 9, 9 और 9 बनेगा 18। 18 को अगर रूट से बाहर निकालने की कोशिश करोगे तो ये देगा 3√2। 3√2 मेरा ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, यही मेरा आंसर है। भैया 18 को 3√2 कैसे लिखा है अंधो बच्चों? देखो इधर इसको कर लो, 2 से जाएगा 9 बार में, 3 से जाएगा ये 3 बार में और 3 से जाएगा 1 बार में। पेयर किसका बना? 3 का। जिसका पेयर बनता है वो रूट से बाहर और जिसका पेयर नहीं बनता वो बेचारा रूट में रह जाता है। तो 3√2 ऐसे बनाया मैंने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चलो क्या लिखा अगला क्वेश्चन, द सेवन टर्म ऑफ एन एपी बतानी है, सेवन टर्म ऑफ एन एपी, सेवन टर्म ऑफ एन एपी बतानी है। सेवन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए सेवन का फॉर्मूला होता है ए प्लस सिक्स डी। तो ए सेवन का जब फॉर्मूला होता है, यहाँ पे हमें हुज फर्स्ट टर्म 28 दे रखी है, यानी फर्स्ट टर्म यानी कि हमें ए 28 दे रखा है, एंड द कॉमन डिफरेंस -4। कॉमन डिफरेंस में क्या दे रखा, माइनस का 4 उठा करके वैल्यू में पुट कर दो, 28 प्लस 6 गुणा -4 कितना आ जाएगा 28, 6 चौक 24, माइनस का 24 आ जाएगा, सोल्व करके कितना आ जाएगा 4 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट है। नीचे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है द ग्राफ ऑफ वाई पी एक्स 2.1 अगर तुमने करी हो बुक की तो उसमें हमें देखना पड़ता है जो ये लाइन जा रही है एक्स एक्सिस तो कहाँ कहाँ छू रही है भैया, एक्स एक्सिस तो इससे कोसों दूर है, छू ही नहीं रही, तो इसमें 0 आंसर आएगा। जब छुएगी जब तो हम बताएंगे कितनी बार छू रही है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, द साइड ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर इन द रेशो, दो सिमिलर ट्राइंगल की साइड दे रखी है रेशो में, द रेशो ऑफ देयर पैरामीटर, तो पैरामीटर का रेशो क्या होगा, पैरामीटर का रेशो कुछ नहीं होगा, यही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा रेशो पे। एरिया और वॉल्यूम होती तो फर्क पड़ता, लेकिन ट्राइंगल का तो एरिया होता है वॉल्यूम होती नहीं है, तो एरिया अगर बोलते तो फर्क पड़ता, एरिया आ जाता फिर मेरा ये, लेकिन देख ये भी नहीं आता, कुछ और आता, एरिया के लिए फिर एरिया फॉर्म लगाना पड़ता, पैरामीटर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 4 रेट्स तो साथ ही मेरा आंसर आएगा। ठीक है, देखो इन गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी के, ये लाइन इसके पैरेलल है, ए बी में दे रखा है 5, सी डी दे रखा है 2, ओ बी दे रखा है 3, तो ओ सी की वैल्यू बतानी है। देखो सिंपल तरीके से करते हैं, अगर मैं ये वाला बेस ले रहा हूं इस वाले ट्रायंगल का, ये वाला बेस यानी कि ए बी बट्टे में, तो फिर मैं इस वाले ट्रायंगल का भी बेस लूंगा सी डी। ठीक है, अगर मैं इस ट्रायंगल की ये वाली साइड ले रहा हूं बी ओ या ओ बी बोल लो, तो इस वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड लूंगा मैं ओ सी। चलो वैल्यू पुट करते हैं, ए बी की वैल्यू कितनी है 5, सी डी की वैल्यू कितनी है 2, ओ बी की वैल्यू कितनी है 3, ओ सी हमें निकालना है, देखो बोल रखा ओ सी निकालो, तो 2 तो जाएगा जरा मल्टीप्लाई होने के लिए, 5 जाएगा डिवाइड होने के लिए, ओ सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 6/5, ऑप्शन नंबर सी, 6/5 ऑप्शन नंबर सी। द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बताना है इस इक्वेशन का। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, b की जगह क्या आ जाएगा माइनस तो फॉर्मूले का, और b की जगह आ रहा है 5 और a/a, तो ये तो आ गया मेरे पास -5। ऑप्शन में देख लो -5 कहाँ आ रहा है, इसमें ही आ रहा है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, फिर भी निकाला तो निकालना। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है c/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है c/a, c की वैल्यू है 6, a की वैल्यू है 1, तो ये आएगा 6, तो ये दोनों आंसर आ रहे हैं 5 और 6, और ऑप्शन नंबर बी में ही आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अ डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई को फेंका गया तो क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 और 6, ये आ सकता है। प्रोबेबिलिटी गेटिंग लेस देन 7, जो प्रोबेबिलिटी आ रही है वो आ रही है 7 से छोटा नंबर, 7 से छोटे तो भैया ये सारे नंबर है, 6 के 6 नंबर आ सकते हैं, तो 6/6 काटूंगा तो क्या आ जाएगा 1 आंसर, ऑप्शन नंबर मेरा बी। द एंगल ऑफ सबटेंड, हमें एंगल बताना है, ये वाला एंगल की एंगल कितना है। हाइट दे रखी है हमें 100 मीटर की, और ग्राउंड पे हमें बेस दे रखा है 100√3 का। तो अगर तुमने फॉर्मूला पढ़ा हो tan थीटा इज इक्वल टू p/b होता है, थीटा तो हमारे पास है नहीं, लेकिन परपेंडिकुलर हमें दे रखा है 100 और बेस दे रखा है 100√3, 100 से 100 कट गया, ये आएगा 1/√3। 1/√3 मुझे ये बता दो थीटा की वैल्यू कहां पर होता है। तुम क्या कहोगे भैया ये तो थीटा 30 डिग्री पर होता है, तो यही तो आंसर है मेरा, 1/√3 30 पे तो होता है, tan 30 की वैल्यू, सिंपल सा आंसर। द वॉल्यूम ऑफ कोन हमें बतानी है, रेडियस r और हाइट 3r, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई r² h, 1/3 ऐसा कैसे ही पाई के रूप में हमें आंसर निकालना है। r की जगह मैं क्या पुट करूंगा, r ही रहने दूंगा, h की जगह क्या पुट करूंगा 3r। इसको सोल्व करते हैं, 3 से 3 कट जाएगा, r² और r कितना बन जाएगा, r² और r बन जाएगा r³, तो पाई r³ मेरा ऑप्शन नंबर डी आंसर। द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट, दो पैरेलल टेंजेंट बताने हैं। देखो दो पैरेलल टेंजेंट मेरे जब ही होते हैं जब वो डायमीटर पर बने, यानी ऐसे करके, और डायमीटर मुझे दे रखी है 7, तो ये जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है वो 7 ही तो होगा, ऑप्शन नंबर ए, दो पैरेलल का डिस्टेंस जो है वो 7 ही होगा। ठीक है, 15वें क्वेश्चन में क्या दे रखा हमें, क्राइटेरिया बताना कौन सा लगेगा, इनमें से कौन सा लगेगा। तो अगर ध्यान से देखो ये 2.2 4.4 के बराबर है, एंगल 50 के बराबर है, 3.5 7 के बराबर, डबल कर दिया। अगर देखो ये जो ट्रायंगल इसके मुकाबले बड़ा है तो डबल हो रखे हैं ये,
तो जब डबल हो रखे हैं तो साइड एंगल एंगल के बराबर, साइड साइड के बराबर, तो इसमें लग रहा है साइड एंगल साइड। ऑप्शन देख लो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, दो सप्लीमेंट्री एंगल है, यानी कि मैं मान लेता हूं एक्स प्लस वाई है, उनका सम दे रखा है 180। तो जो लार्जर एंगल है, लार्जर एंगल एक्सीड द स्मॉलर, जो बड़ा वाला एंगल है, एक्सीड मतलब बड़ा है कितना, 18। अगर बड़ा वाला मेरा एक्स है तो कितना बड़ा है वो, 18 बड़ा है। तो मुझे बताना व्हाट इज द मेजर ऑफ द लार्जर एंगल। लार्जर एंगल की वैल्यू बताओ। वाई से वाई कट जाएगा, ये देगा मुझे 2x, 18 में 180 में 18 जोड़ूंगा तो ये आएगा 198। 2 जाके डिवाइड हो जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 99 डिग्री। और बड़ा वाला एंगल मेरा यही है क्योंकि बड़ा वाला मैंने एक्स माना था। तो ऑप्शन नंबर मेरा बी आ जाएगा। पैरामीटर बताना एबीसी का, ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा तो मैं ये वाला, इसका पैरामीटर बताना है। चलो देखो, हमने पढ़ा टेंजेंट जो होते हैं मेरे बराबर होते हैं। अगर ये 6 है तो ये वाला भी मेरा क्या होगा, 6 होगा। अगर ये 4 है तो ये वाला भी मेरा क्या होगा, 4 होगा। अगर ये 5 है तो ये वाला भी मेरा 5 होगा। ये पूरी साइड कितनी होगी, 6 5 11, 5 4 9 और 6 4 10। जोड़ दो इसको, 11 प्लस 9 प्लस 10 कितना देगा, 30 देगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। पैरामीटर का फॉर्मूला ये होता है, तीनों साइड को जोड़ दो। इधर आ जाओ, क्या निकालना है इसमें, हमें क्या दे रखा है, बीसी और बीडी टेंजेंट दे रखे हैं। ये दो टेंजेंट है, बीसी और बीडी। सेंटर ओ, रेडियस हमें दे रखी है 9 की, ओ भी मुझे दे रखा है 15 का। तो बीसी और बीडी यानी इन दोनों टेंजेंट को जोड़ के ही बताना क्या आएगा। तो अगर मेरे को ये वाला मिल जाए तो दूसरा तो दूसरे के बराबर होता है, तो बस एक निकाल लो और इसमें लगा दो तुम पाइथागोरस। तो इसमें अगर मैं ये हाइपोटेनस है और ये बेस है तो परपेंडिकुलर निकालना है मुझे। तो एच का स्क्वायर पी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। एच कितना दे रखा है मुझे, 15। परपेंडिकुलर कितना है, 9। बेस मुझे निकालना है, बेस यानी कि बीसी निकलेगा। 15 का स्क्वायर होता है 225, 9 का स्क्वायर होता है 81। 81 इधर जाकर हो जाएगा माइनस, कितना देगा ये, 225 में अगर 81 घटाऊंगा तो ये देगा मुझे 144। स्क्वायर जाके इधर बनेगा रूट। 144 किसका रूट होता है, ये तो 12 का होता है। यानी कि बेस सॉरी ये परपेंडिकुलर निकला है, ठीक है, ये सब गड़बड़ हो गई है ना, परपेंडिकुलर यानी ये बीसी निकला है। मैं इधर लिख देता हूँ ये बीसी निकला है। बीसी मेरे पास कितना आ गया, 12। जब बीसी की वैल्यू 12 है तो बीडी की तो 12 होगी क्योंकि टेंजेंट मेरे बराबर होते हैं। तो बीसी प्लस में बीडी अगर मैं करूंगा, जो कि दोनों 12 के 12 है, 12 12 प्लस 24 आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर है, टेंजेंट मेरे बराबर होते हैं। नेक्स्ट, जल्दी पहुंच गए, क्या आ रहा है यहाँ पर 19वें क्वेश्चन में, असर्शन रीजन में, टेंजेंट टू अ सर्कल परपेंडिकुलर द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। हाँ होता है, देखो ये सर्कल है, अगर ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है मेरा ये वाला, और यहां से एक रेडियस चली है ये आर, ये क्या परपेंडिकुलर नहीं होता, होता तो है। तो असर्शन मेरा ठीक है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। एक्सटर्नल पॉइंट पे कोई ये बाहर पॉइंट है, ये दोनों बराबर होते हैं। हाँ बराबर तो होते हैं, ये बात भी ठीक है, लेकिन इसका और इसके बीच में कोई भी संबंध नहीं है। यानी दोनों मेरे ठीक है, असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, लेकिन आर जो है वो एक्सप्रेशन नहीं है। तो इसका ऑप्शन बनेगा कौन सा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन नंबर बी इसका बनेगा। दोनों ठीक तो है लेकिन इसके और इसके बीच में कोई भी संबंध नहीं है। लास्ट क्वेश्चन बचा इसका 20वां, फिर चलेंगे हम 2022 के पेपर में। ये 2023 का पेपर चल रहा है आपके सामने। चलो देखो क्या लिखा है, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में दे रखा है ये इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मेरा कब होगा, एक ही कंडीशन में होता है, जब हमारा a1/a2 इक्वल में b1/b2 और नॉट इक्वल में c1/c2 होता है। अगर ये इसको वेरीफाई कर गया तो मतलब ये पहला वाला ठीक है। चलो चेक करते हैं, a1 की वैल्यू कितनी है 3 और इस a2 की वैल्यू कितनी है 15, b1 की वैल्यू है 5 और इसकी वैल्यू कितनी है 25। इधर नॉट इक्वल में क्या आना चाहिए, इसकी वैल्यू है -4 और इसकी वैल्यू है -25। ये देगा मुझे 1/5, ये भी मुझे 1/5 देगा और ये मुझे 4/25 देगा। देखो ये दोनों तो इक्वल आ रहे हैं जो कि आने चाहिए थे, लेकिन तीसरा वाला इक्वल नहीं आ रहा, तो ठीक है, असर्शन मेरा ठीक है। रीजन पढ़ लेते हैं, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ax1 b1y c1 0 a2x b2y c2 0 इनकंसिस्टेंट। हाँ ये इसी को बोल रहे हैं इनकंसिस्टेंट, कि ये होता है। हाँ इसी का फॉर्मूला लिख के दे दिया मुझे ये वाला। हाँ तो यही तो होता है इनकंसिस्टेंट में, ठीक है, दो ही चीज होती है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट का फॉर्मूला यही है, ये पैरेलल बनता है जब कभी भी दो लाइन आपस में नहीं काटती, तो ये वाला फॉर्मूला लगता है। तो दोनों ठीक है, असर्शन रीजन दोनों ठीक है, और रीजन जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है
तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा जिसमें ये लिखा हुआ था। ठीक है, कि ए वाले में बोलते हैं ना कि बोथ असर्शन रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 2022 के पेपर में। चलिए भाई पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है फिर से। द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, 2 अंकों का सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है? 10 होता है। एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होता है। कंपोजिट नंबर किसे बोलते हैं? ऐसे नंबर जिनके 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर हो, एक को छोड़ के। अब देखो 2 के कोई टुकड़े नहीं होते, 3 का कोई टुकड़ा नहीं होता, 4 का टुकड़ा होता है, 2 और 2। ठीक है, तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर मेरा क्या होगा? 4 होगा। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर मिल चुका है। इनका एचसीएफ बताना है। एचसीएफ क्या? एचसीएफ होता है दोनों में जो छोटा नंबर है 4। 4 के टुकड़े कर लो। 4 के टुकड़े क्या होते हैं? 2 गुणा 2। अब देखो, अब दोनों ही सेम नंबर है ना, तो एचसीएफ मेरा 2 ही होगा। एचसीएफ मेरा क्या होगा? 2 ही होगा। ठीक है, वरना एचसीएफ तुम निकाल सकते हो। जैसे तुम्हें एचसीएफ बोलते हैं ऐसा नंबर जिसके टेबल में दोनों नंबर आए, 4 भी आए 10 भी आए। किसके पाड़े में 4 और 10 दोनों आएंगे? तो 2 के पाड़े में तो आ सकते हैं, तो वही मेरा एचसीएफ है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ के बतानी हमें। इक्वेशन में दे रखी है ये और ये इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? a1 अपॉन a2 इक्वल में b1 अपॉन b2 इक्वल में c1 अपॉन c2, ये होता है। यहां से कोई भी 2 वैल्यू उठा लो, ये उठा लेते हैं। a1 अपॉन a2 यानी कि x यहाँ पे 1 है और नीचे इधर 2 है। a2 की वैल्यू 2, इधर वैल्यू 1 है और इधर b2 की वैल्यू k है। तो क्या होगा? k के सामने 2 आ रहा है तो k की वैल्यू 2 आ जाएगी, k इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करके हम आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज 2 एज अ रूट, कि 2 किसका रूट है? देखो अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूं, ये जो 2 है ये जो है मेरी x की वैल्यू है। जहां जहां तुम्हें x दिखाई दे रहा है वहां पुट कर लो। अगर मान लो मैं इसमें पुट करता हूं, अगर 2 रखने पे ये मेरा 0 आ जाए, ये सबको सोल्व करने पे 0 आ जाए, तो वही मेरा आंसर होगा। अगर मैं इसमें 2 रखूं तो 0 आ जाए, तो वही मेरा आंसर होगा। चलो रैंडमली कोई रख के देख लें, पहले मैं रख के देख लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसमें 2 रख के देखता हूँ, सबसे पहले क्या? x का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, फिर है -4x यानी कि 4 गुणा में 2 यानी कि 8 आना है। ये आ जाएगा 4, ये 8 और ये 5। कितना देगा ये देगा मुझे 9, 9 - 8 ये 1 दे रहा है, 0 तो नहीं आ रहा, तो ये वाला ऑप्शन नहीं है। ये वाला लेके देखते हैं। 2 गुणा 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, 7 गुणा 2 और प्लस 6, ये क्या देगा? ये मुझे देगा 8, ये मुझे देगा 8, ये देगा 7 दूनी 14 और प्लस 6, ये कितना आ जाएगा? 8 और 6 14 होता है, 14 14 0। तो यही मेरा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर है। ठीक है, तो सिंपल है, जो भी वैल्यू होती है वो रख के देख लो, जिसमें भी 0 आ जाए वही इक्वेशन बनेगी। अगला सवाल, इन एन एपी डी हमें दे रखा -4 और A7 दे रखा 4, तो फाइंड ए निकालना है। सिंपल कुछ मत करो, A7 का फॉर्मूला लगा दो। A7 का फॉर्मूला क्या होता है? A + 6D। A7 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? 4। A की वैल्यू कितनी दे रखी? D की वैल्यू दे रखी है हमें -4। देखो A हमें नहीं पता, तो A को मैं रहने देता हूँ ऐसा का ऐसे ही। इधर D की वैल्यू क्या दे रखी है मुझे? -4। ठीक है, ये 6 चौक 24 हो जाएगा, माइनस का 24 हो जाएगा प्लस, और ये आ जाएगा हमारे पास 28। सेम डिक्टो सवाल अभी हमने पीछे करा था। ठीक है, वहां पर हमें A7 निकालना था। A7 पीछे जाके देख लेना, और उधर हमें A और D दे रखे थे और A7 निकालना था, और A7 हमारा वहां से निकल के 4 ही आया था। पीछे जाके देख लेना, पीछे अभी जो सवाल कराया था उनमें डिक्टो सवाल था, बस उसको घुमा के ऐसे से पूछ लिया। ठीक है, आगे चलते हैं। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट दे रखे 5 4 फ्रॉम द ओरिजिन से डिस्टेंस बताना है। देखो अगर मैं बात करूं कि जो डिस्टेंस बताना है, ये कोई लाइन है। ठीक है, इसको मैंने ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया। ए के पॉइंट दे रखे मुझे 5 और 4 फ्रॉम द ओरिजिन मेरा होता है 0 0। तो मुझे ए से बी तक का डिस्टेंस बताना है, जिसमें डिस्टेंस फॉर्मूला क्या लगेगा? A2 - A1 0 - 5 का स्क्वायर, Y2 - Y1 यानी 0 - 4 का स्क्वायर। क्या लग जाएगा इसमें? 0 में से 5 गया 5, 5 का स्क्वायर हो गया 25, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 25 और 16 कितना होता है? 41 होता है। तो √41 मेरा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। साइन ए मुझे दे रखा है 3/5। 3/5 साइन होता क्या है? साइन तो होता है P/H होता है, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। तो मुझे कोट निकालना है। कोट के लिए क्या चाहिए मुझे? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर मेरा 3 है, जिसके नीचे भी 3 आ रहा होगा ना, वही मेरा आंसर है। देखो भाई किस में आ रहा है? 3, बी वाले ऑप्शन में आ रहा है, बी मेरा आंसर है। निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। कोट के लिए तुम्हें क्या चाहिए? बेस चाहिए।
और बेस के लिए लगाना पड़ेगा तुम्हें पाइथागोरस। हाइपोटेनस कितना है मेरे पास 5, परपेंडिकुलर कितना है 3, और बेस कितना है, बेस हमें निकालना है। 5 का स्क्वायर होता है 25, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 उधर जाकर हो जाएगा माइनस, ये देगा 16, और 16 किसका स्क्वायर रूट होता है, ये तो 4 का होता है, तो 4 ही तो आ रहा है ऊपर। ठीक है, मैंने पता किससे लगाया, नीचे पी आ रहा है, और पी की वैल्यू मुझे यहीं से दिख गई थी, 3 तो आनी है, तो पी की जगह मैंने नीचे तो 3 आना ना, ऊपर पता लगा लो, ऊपर पता लगा ये आ गया। 3 किसी ऑप्शन में नीचे नहीं था, तो जब नहीं था तो मैंने यही ऑप्शन उठा लिया। ठीक है, बाकी तुम निकाल सकते हो ऐसे पाइथागोरस से। आगे चलते हैं, बुक का सवाल है 1 प्लस 10 स्क्वायर है 1 प्लस कोट स्क्वायर है। अगर ये तुम देखो आइडेंटिटी होती है ये हमारी, 1 प्लस 10 स्क्वायर है क्या होता है हमारे पास सेक स्क्वायर है, और 1 प्लस कोट स्क्वायर है क्या होता है, ये होता है कोसेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर जब नीचे जाएगा तो ये बन जाएगा क्या, सेक जब नीचे जाता है तो बन जाता है कोस स्क्वायर ए, और कोसेक जब ऊपर जाता है तो ये बन जाता है साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर क्या होता है, ये तो टेन स्क्वायर ए होता है। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ये वाला करते हैं सोल्व। क्या दे रखा है 10 2 10 30 की वैल्यू, 10 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, और इधर 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 की वैल्यू यानी कि 1/√3 का स्क्वायर, 1/√3 का स्क्वायर। सोल्व करते क्या देगा, 2 1 जो होता है 2, ये देगा 2/√3, नीचे स्क्वायर कर लेता हूँ, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का आ जाएगा 3, एलसीएम ले लेते हैं, ये 2/√3 तो रहेगा ऐसा कैसे ही, नीचे एलसीएम लूंगा 3 एकम 3 -1 बटे में 3, ये 3 जाएगा इधर जो कि बनाएगा 3 2 6, और ये 3 में से गया बचा 2, 2√3 आ जाएगा इधर, 2 से ये 6 कट रहा है 3 बार में, तो ये आ रहा है 3√3, लेकिन नीचे तो रूट होता नहीं है, तो इसको करेंगे हम रेशनलाइजेशन, √3/√3 क्या बन जाएगा, ये बनेगा ऊपर 3√3 और नीचे बनेगा 3, 3 से 3 कट गया, ये √3 मेरा आंसर आ रहा है। अब ये देख के बताओ कि √3 इन चारों में से किसकी वैल्यू होती है, जो मुझे दिखाई दे रही है ये जो वैल्यू है ये तो 1060 की वैल्यू होती है, √3 तो 1060 की वैल्यू होती है, तो यही मेरा आंसर है। आगे चलते हैं, क्या कह रखा है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनानी है जिसका सम ऑफ जीरो दे रखा है -5 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है 6। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का जो फॉर्मूला था वो था क्या, x² माइनस सम ऑफ जीरोज x और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो वैल्यू पुट कर दो। सम ऑफ जीरोज हमें क्या दे रखा है, शून्यांकों का योग कितना दे रखा है हमें, -5 दे रखा है, और शून्यांकों का गुणनफल कितना दे रखा है 6। अगर मैं इसको सोल्व करूं तो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और इधर 6 आ जाएगा। ये देख लो कौन सा ऑप्शन में मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए से मैच हो रहा है। नेक्स्ट, द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, हमें इसके जीरोस बताने हैं। किसके जीरोस बताने हैं हमें, 3x² + 11x - 4, 3 और 4 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, तो ऐसे टुकड़े बता दो जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, 12x और माइनस का 1x, इनमें से 3x कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा x + 4, x + 4 यहाँ पर भी बचना चाहिए, तो बाहर क्या निकला होगा -1, तो एक तो हमारे पास बन गया x + 4 और एक बनेगा 3x - 1। यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी मुझे -4 और यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिलेगी 1/3। ऑप्शन में मैच कर लो कहाँ आ रही है, सी वाले ऑप्शन में आ रही है। नेक्स्ट, क्या कह रखा है, रेनफॉल हो रखी है, ये सिटी हमें 66 डे का दे रखा है, गिवन ऑफ द फॉलोइंग टेबल। ये जो 66 है ना, ये इन सबका टोटल है, इन सबका टोटल है। क्या कह रहा है, द डिफरेंस ऑफ अपर लिमिट ऑफ मॉडल, अपर लिमिट ऑफ मॉडल, मॉडल के लिए हमें सबसे बड़ा नंबर देखना पड़ेगा 22, और इसकी सबसे अपर लिमिट कौन सी है 10 है। एंड मीडियन क्लासेस, मीडियन कैसे निकाले, सम कितना 66, मीडियन निकालने के लिए 2 से भाग कर दो, आ जाएगा 33। 33 मेरा किसके बीच आएगा, ओहो, अब देखो यहां से तो पता चलेगा, इसके लिए हमें चाहिए होगा CF। अगर मैं इधर CF की लाइन और बना लूं, ठीक है, CF यानी कि कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, अगर मैं CF की लाइन और बना लूं तो मेरे को पता चलेगा 33 मेरा कहाँ आएगा। देखो 22 तो आएगा पहले ऐसा कैसे ही, 22 में 10 जोड़ूंगा आएगा 32, 32 में 8 जोड़ूंगा आएगा 40, मुझे दिख रहा है इन दोनों के बीच में आएगा, यानी कि इस वाले केस में आएगा। ठीक है, और इसकी अपर लिमिट क्या है मेरे पास 30, इसकी अपर लिमिट क्या है 30। तो अगर तुम इसका डिफरेंस करोगे 10 और 30 के बीच में कितना डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस है, तो मेरा आंसर आ जाएगा 20। डिफरेंस कितना आ जाएगा मेरा 20। ठीक है, आगे चलते हैं। इफ PA डिनोट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, अगर तुमने पढ़ा हो कि जो प्रोबेबिलिटी होती है हमारी
वो जीरो से बड़ी और जीरो के इक्वल, वन से छोटी और वन के इक्वल होती है। अब ये देख लो, अब क्योंकि पी ए बोल रहा तो इधर ए पुट कर लो। ये कहाँ मैच हो रहा है तुम्हारा? ऑप्शन नंबर सी में मैच हो रहा है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी हमेशा या तो जीरो होगी या वन होगी या इनके बीच में होगी। ठीक है, वही बताना बस हमें। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है टोटल सरफेस एरिया का? 3πr², 3πr²। तो 3 ऐसा क्या, ऐसे ही पाई के रूप में आंसर निकालना, और आर की वैल्यू रखी है हमें 7 का स्क्वायर। ये कितना है? 7 का स्क्वायर 49, और 49 क्या होता है? 147, 147 पाई। जिसका फॉर्मूला याद वो आंसर आराम से निकाल लेगा। क्या लिखा है? द डिफरेंस ऑफ द एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर, एंगल 120 दे रखा हमें, एंड द कोरस्पॉन्डिंग सेक्टर ऑफ रेडियस 21। अब देखो, इसको समझने की कोशिश करना। इधर मैं सर्कल बना देता हूँ। 120 का एंगल दे रखा है, ये 120 है, तो जाहिर सी बात है ये कितना होगा? ये 240 होगा। और हमें बताना डिफरेंस। तुम एंगल का ही डिफरेंस कर लो ना। 240 में से 120 गया तो कितना बचेगा? 120 बचेगा। तो बस तुम इस थीटा पे वैल्यू निकाल लेना, वही आंसर है। फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, यही होता है। वैल्यू पुट कर दो, थीटा की वैल्यू 120 और 360, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितने? 21 गुणा 21। सोल्व करो। 0 से 0 गया, 12 कम 12, 12 × 36, 3 सत्ते 7 से 7 गया, क्या बच रहा है? 22 और 21। 22 और 21 गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 22 से कम 22, हासिल किया 2, 22 दूनी 44 और 2 46, 462। आंसर मेरा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। द ग्राफ ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में दे रखी है ये, 2 वेरिएबल x एंड y रिप्रेजेंट पैरेलल लाइन। अच्छा, पैरेलल लाइन का फॉर्मूला क्या होता है? a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, ये वाला फॉर्मूला होगा। पैरेलल लाइन 3rd चैप्टर से क्वेश्चन है। ठीक है, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट पूछते थे तो पैरेलल लाइन का फॉर्मूला होता है ये। इन द गिवन फिगर पी और पी भी टेंजेंट दे रखे हैं, ये दोनों टेंजेंट दे रखे हैं। पी सेंटर ओ दे रखा है, एंगल 80 दे रखा है ये वाला। तो हमसे कौन सा पूछा है? ओ बी ओ, ये वाला एंगल पूछा है। इस वाले एंगल की सहायता से ये वाला एंगल निकालना है। देखो, अगर मैं सीधे शब्दों में कहूं तो इसका हाफ होता है 80 का आधा, ये वाला एंगल होगा 40। तो ये आंसर आना है, लेकिन कैसे निकला ध्यान से देखना। आमने सामने एंगल का सम होता है 180। तो अगर मेरे को ये वाला एंगल निकालना है ओ, तो मैं क्या करूंगा? 180 में से अगर मैं 80 घटा दूं तो ओ मेरा कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो जब ये मेरे पास 100 आ गया, ये रेडियस, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। अगर मैं इसको भी एक्स कह दूं, इसको भी एक्स कह दूं, तो जाहिर सी बात है मुझे एक्स निकालना है। तो इन एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो इसमें, x प्लस 100 इक्वल में 180, 100 उधर जाकर माइनस, ये देगा 2x। 180 में से 100 गया तो कितना बचेगा? 80 बचेगा, और 2 जाके डिवाइड हो जाएगा। 80 में से 2 गया तो कितना आ गया? 40 आ गया। तो मैंने शुरू में तुम्हें बता दिया था 40 आएगा, इसका हाफ होता है। ठीक है, कई बार वो बाहर के ये वाले एंगल ही पूछ लेता है, तो याद करना जब ये 40 आए हैं तो ये 50 आएगा, क्योंकि टेंजेंट जो होता है 90 का होता है। ठीक है, द लाइन इंटरसेक्टिंग ऑफ सर्कल 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड। सर्कल में कोई लाइन अगर 2 पॉइंट पर काट रही है उसको क्या बोलते हैं? सेकंड बोलते हैं, सेकंड। ठीक है, इफ अ पोल 6 मीटर हाई, एक पोल है जो 6 मीटर लंबा है, एक पोल है जो 6 मीटर लंबा है, और उसकी शैडो बन रही है ग्राउंड पे कितनी? 2√3 की। तो क्या बताना है? देन द सन एलिवेशन, एलिवेशन मतलब एंगल बताना है, ये वाला एंगल पी और बी। पी और बी तो टेन थीटा में लगता है। टेन थीटा क्या होता है हमारे पास? पी अपॉन बी। थीटा हमारे पास अभी नहीं है। परपेंडिकुलर कितना है भाई हमारे पास? परपेंडिकुलर है 6, बेस कितना है? 2√3, 2 से कटेगा 3 बार में, 3/√3। ठीक है, इसका कर दो रेसलेशन, क्या देगा ये मुझे? 3√3/3, 3 से 3 कट गया, √3 आ गया। √3 टेन कब होता है? ये 1060 पर होता है। ये 1060 पर, तो एंगल मेरा क्या आ जाएगा? 60 डिग्री। एंगल मेरा क्या आ जाएगा? 60 डिग्री। सेम क्वेश्चन अभी पीछे भी करा था ऐसे ही, वहां पे भी हमने एंगल फाइंड करा था। असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन इंग्लिश में देखते हैं क्या लिखा है। अ लाइन ड्रॉ पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल बना दिया और मैं कह रहा हूं एक लाइन बना दी हमने पैरेलल। ठीक है, वन साइड ऑफ ट्राइंगल इसके पैरेलल बना दी, क्योंकि यही बन सकती है। इंटरसेक्टिंग टू अदर साइड ऑफ सेम रेशो। अगर तुमने बीपीटी पढ़ा है तो सेम रेशो में होता है, ये बटे में ये और ये बटे में ये बीपीटी होता है, तो असर्शन ठीक है। पैरेलल लाइन कैन नॉट बी ड्रॉन टू एनी साइड ऑफ ट्राइंगल। कह रहा है कि ट्राइंगल पे किसी भी साइड पे हम पैरेलल लाइन नहीं बना सकते। गलत,
बना सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन आएगा इसमें से कि असर्शन ठीक है लेकिन रीजन गलत है। कौन सा ले? असर्शन ट्रू बट रीजन फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर आएगा सी। द पॉइंट 0 4 लाई ऑन वाई एक्सिस। देखो ये एक्स की वैल्यू है, वाई की वैल्यू, तो जाहिर से बात है वाई की वैल्यू रखी तो वाई एक्सिस पे ही आएगा, यानी असर्शन ठीक है। देन एक्स कोऑर्डिनेट यानी एक्स की वैल्यू ऑफ अ पॉइंट लाई वाई एक्सिस। अगर कोई वाई एक्सिस पे ला रहा हो, वाई एक्सिस इज 0, जो एक्स का कोऑर्डिनेट है, एक्स के कोऑर्डिनेट पे हो तो वाई की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। तो एक्स तो कह रहा है एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 0 है, तो हाँ 0 ही, तो ये भी ठीक है। तो असर्शन रीजन ठीक है, दोनों के दोनों ठीक है। इसके लिए आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं कि ए ऑप्शन ठीक है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं अगले 20 क्वेश्चन। ठीक है, यहां से है, क्या कह रहा है? द वैल्यू ऑफ एचसीएफ माइनस एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम घटाना है ऑफ टू नंबर 3 and 5। 3 और 5 का एचसीएफ क्या आएगा? 1 आएगा। देखो दोनों के दोनों प्राइम नंबर है और ये किसी के टेबल में भी नहीं आते, तो एचसीएफ आएगा 1 और एलसीएम क्या होगा? इन दोनों की मल्टीप्लाई यानी कि 15। घटाऊंगा तो कितना देगा ये? -14, तो ऑप्शन नंबर डी। द नंबर 2 की पावर 2n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर कैन नॉट एंड विद यूनिट डिजिट 0। रट रखा हो तुमने सवाल, 1.1 से दे रखा है। n एक नेचुरल नंबर है, अगर तुम n की वैल्यू कुछ भी रखोगे ना, कुछ भी 1 2 3 4 5 और 2 की पावर उसे रख के सोल्व करोगे तो कभी भी 0 नहीं आ सकता। ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, 2 कभी नहीं आएगा। लेकिन ठीक है, क्या कह रहा है? इफ 0 0 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस, यानी x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0, अगर मैं यहाँ 0 0 पुट कर दूं तो क्या मुझे c की वैल्यू क्या मिलेगी? माइनस का मतलब क्या हो जाएगा? प्लस, तो c की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे? 1 मिलेगी। चलो भाई आगे चलते हैं, फटाफट देखते हैं, जल्दी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, क्या कह रहा है? द वैल्यू ऑफ ए, हमें a की वैल्यू बतानी है और इक्वेशन दे रखी है हैज इक्वल और रियल रूट्स। यानी कि ये कब होता है? जब d बराबर 0 होता है। और d का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 3, 3 का स्क्वायर यानी कि 9, 4ac, 4 a की जगह कौन है? a, और c की जगह कौन है? 1। सोल्व करते हैं इसको, क्या देगा ये? 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और इधर ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4a, 4a उधर जाके हो जाएगा प्लस का और 4 जाके हो जाएगा डिवाइड। a की वैल्यू साफ साफ दिख रही है 9/4, 9/4 बी ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये 4.1 में इस तरह के सवाल है, 4.1। ठीक है, देखो इधर एक्स स्क्वायर है, जब मैं इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा रहा हूं तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बन रहा होगा जो कि इसको काट देगा, तो ये तो नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें चाहिए एक्स स्क्वायर। इधर देखो, जब मैं इस एक्स की मल्टीप्लाई इस एक्स में कर रहा हूँ तो बनेगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है भी नहीं काटने के लिए, तो इससे आंसर मेरा बन जाएगा। इस वाली केस में बनेगा एक्स क्यूब और इधर भी एक्स क्यूब बनेगा, तो ये नहीं है, क्यूबिक इक्वेशन है। और यहाँ पर रूट आ रहा है, इधर से अगर मैं रूट हटाने की कोशिश करूंगा तो स्क्वायर हट जाएगा, तो ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर मेरा बी आएगा। सोल्व करोगे तो इसको वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2 3 फ्रॉम द ओरिजिन। अभी पीछे एक सवाल कर रहा था सेम डिप्रेसी, जिसका आंसर √41 आया था, इसका आंसर √31 आएगा। कैसे आएगा ध्यान से देख लो। क्या होता है इसका फॉर्मूला, क्या होता है पहले समझ लो कि कैसे है। ये 2 पॉइंट दे रखे हैं हमें, तो एक के कोऑर्डिनेट है 2 और 3 और एक के दे रखे हैं 0 और 0। ठीक है, अब समझना, ये a हो गया, ये b हो गया। मेरे को डिस्टेंस निकालना है x2 - x1 यानी 0 - 2, 0 - 2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी 0 - 3 का स्क्वायर। 0 में से 2 हटाऊंगा -2, -2 का स्क्वायर होता है 4। 0 में से 3 हटाऊंगा -3, -3 का स्क्वायर होता है 9। 4 और 9 को जोड़ूंगा कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। पहले ही बता देता आपको, कुछ नहीं करते, जब कभी भी ओरिजिन दिखाई देना, ओरिजिन इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दो। 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 और 4 13, 13 के ऊपर रूट लगा दो क्योंकि रूट में हमारा फॉर्मूला चलता है। ठीक है, द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो इसमें। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? x1 + x2, 1 + 1 2 और 2 को 2 से डिवाइड कर लो, क्या देगा? 1। और y1 + y2, ये प्लस माइनस माइनस 0 हो जाएगा और 0 को 2 से भाग दूंगा, 0 आएगा। तो ये मेरा 1 और 0 आए हैं, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है एक्स एक्सिस पे, यानी ऑन एक्सिस पे काटेंगे। 1 और 0 यानी x की वैल्यू तो आई है लेकिन y की वैल्यू नहीं आई है, तो x एक्सिस पे काटेंगे। मिड पॉइंट का फॉर्मूला तुम्हें पता है कि नहीं पता? या लिख दूं मैं? इधर लिख देता हूं। चलो, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? x1 + x2/2 x के लिए, y के लिए y1 + y2/2 ये y के लिए। तो इसे करने से x निकलेगा जो कि मेरा 1 आया था, और इसे करने से मेरा y निकलेगा जो कि मेरा 0 आया था, जिससे मुझे पता चल गया कि ये x एक्सिस पे काट रहे हैं। बीपीटी थ्योरम से सवाल आ गया भाई, क्या पूछ रहा है हमसे?
टीई पैरेलल है बीसी के, ये लाइन जो है इसके पैरेलल दे रखी है। एडी की वैल्यू दे रखी है 1.5, डीबी की वैल्यू दे रखी है 3 और ईसी की वैल्यू दे रखी है मुझे 2। तो क्या पूछ रहा है हमसे, एसी पूछ रहा है। एसी एसी कब आएगा, जब एई में मैं ईसी जोड़ दूं, जब मैं एई प्लस ईसी जोड़ दूंगा तभी आएगा। तो यानी कि मुझे ईसी तो मेरे पास है ही 2, एई और मिल जाए, चलो एई निकालते हैं। बीपीटी क्या होता है, एडी बट्टे में बीडी, इधर से एई बट्टे में ईसी। तो मैं एई निकालने के लिए कर रहा हूँ। एडी की वैल्यू कितनी है 1.5, बीडी की वैल्यू कितनी है 3, इधर एई की वैल्यू मेरे पास नहीं है और ईसी की वैल्यू क्या दे रखी है 2। ये 2 जो है मल्टीप्लाई होने के लिए जाएगा, 1.5 दूनी होता है 3, 3/3 कट के आ जाएगा 1। तो एई की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 1 आ गई। 1 और 2 को जोड़ूंगा तो 3 आंसर आ जाएगा। 3 मेरा कहाँ आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। बच्चे क्या करेंगे इस सवाल में कि सिर्फ ए ही निकालेंगे और कहेंगे भैया एक तो कहीं ऑप्शन में है ही नहीं, ऑप्शन गलत है। तो फिर इसके आसपास का मार के ए मार के आ जाएंगे। अरे भाई सवाल को पढ़ो, वो एसी पूछ रहा है, एसी। इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल अ टेंजेंट टू अ स्मॉलर सर्कल। देखो दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, कॉन्सेंट्रिक मतलब सन केंद्रीय है, ऐसे सर्कल जिनका एक ही सेंटर होता है, ठीक है। सर्कल अ टेंजेंट ऑफ अ स्मॉलर सर्कल, स्मॉलर सर्कल का टेंजेंट जो है, ये मान लो टेंजेंट जा रहा है, ठीक है, विल इंटरसेक्ट द लार्जर सर्कल। वो लार्जर सर्कल को 2 पॉइंट पे काट रहा है, इधर और इधर काट रहा है, तो कहां आएगा 2 पॉइंट, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। लार्जर सर्कल को 2 पॉइंट पर काटेगा, इंटरसेक्ट करेगा। सेम डिक्टो सवाल अभी पीछे हमने करा था जब मेरा फोन बजा था, यही वाला सवाल कर रहे थे, बस एंगल वहां पे अलग था, वहां पे 30 डिग्री था। चलो इसको भी देखते हैं फिर उसी की तरह। 2 1060 की वैल्यू क्या होती है, 1060 की वैल्यू होती है √3। 1 1060 की वैल्यू क्या होती है √3, और क्योंकि इसका स्क्वायर तो हमने स्क्वायर कर दिया, ऊपर बन जाएगा 2√3, नीचे बन जाएगा 1 माइनस 3 बनेगा, ऊपर आ जाएगा 2√3, नीचे 1 में से 1 आ जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, आंसर आ जाएगा मेरा माइनस का √3, ऑप्शन नंबर डी। चलो एक और आसान सवाल आ गया। 11 सवाल में कह रहा है साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है जो कि होता है 1, सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है जो कि होता है 1, ठीक है, इधर माइनस का साइन, यहाँ प्लस का साइन है। कोट स्क्वायर है माइनस कोसेक स्क्वायर है, ये होता है -1। तो सोल्व होके क्या आएगा, 1 + 1 2 होता है, माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, तो आंसर आ गया मेरे पास 3। सीधा सीधा आइडेंटिटी पे फॉर्मूला पूछ लिया, आइडेंटिटी पे सवाल। चलो इसको इंग्लिश में देखते हैं थोड़ा, क्या लिखा है। द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ अ टावर, ये टावर है और इसकी शैडो बन रही होगी यहाँ कहीं, ठीक है, ये टावर है। व्हेन द सन एल्टीट्यूड चेंज फ्रॉम 30 से 60, अगर मान लो ये वाला एंगल 30 है और ये 30 से चेंज होकर 60 हो गया, तो मुझे बताओ कि टावर की हाइट क्या छोटी नहीं हो गई, जहां पहले इतनी बड़ी थी अब वो छोटी हो गई, छोटी हो गई ना। तो क्या कह रहा है, बिकम शॉर्टर, बिकम लार्जर, बिकम शॉर्टर, ऑप्शन नंबर ए, टावर की हाइट जो है वो छोटी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्या कह रहा है, इन अ गिवन फिगर द हीट शेडेड रीजन, द शेडेड रीजन रिप्रेजेंट, ये शेडेड रीजन किसको क्या होता है, ये तो हमारा वृत्तखंड होता है, वृत्तखंड यानी कि माइनर सेगमेंट, ठीक है। सीधा सीधा फॉर्मूला पूछ लिया, कुछ नहीं सॉल्व करना। द पैरामीटर ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट हमारा कैसा होता है, क्वाड्रेंट होता है हमारा सर्कल का चौथा हिस्सा, सर्कल का चौथा हिस्सा ये हमारा क्वाड्रेंट होता है। इसका पैरामीटर बताना है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, और क्वाड्रेंट के लिए ये मैं कैसे निकालूं, इसके लिए फॉर्मूला लगेगा मेरे को लेंथ ऑफ माइनर आर्क, और ये 2r। लेंथ ऑफ माइनर आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, सीधा सीधा लगा देता हूँ मैं, 1/4 πr², और ये 2r तो मुझे चाहिए क्योंकि 2 रेडियस भी जुड़ेगी। इधर से मेरे को क्या मिल सकता है, πr² नहीं, सॉरी गलती हो गई, 2πr, 2 से कटेगा 2 बार में, तो πr/2 और ये 2r, ये 2r मैच कर लो किससे मैच हो रहा है, πr/2 और ये 2r, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्या लिखा है, अ कोन एंड अ सिलेंडर हैव अ सेम बेस, एक कोन हैगा और एक सिलेंडर होगा, इन दोनों के क्या है, रेडियस सेम है, हैव अ सेम बेस रेडियस, रेडियस जो है दोनों की सेम है, इसकी भी आर इसकी भी आर, एंड वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम भी सेम है। अगर मैं वॉल्यूम क्या बोल दूं, इसकी वॉल्यूम और इसकी वॉल्यूम सेम है। द हाइट ऑफ कोन, इसकी जो हाइट होगी वो रेशो बताना हाइट ऑफ सिलेंडर, देखो वॉल्यूम सेम है ना, बस इसी से काम हो जाएगा। कोन की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 πr²h, रेशो ले लेते हैं इधर। सिलेंडर की वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²h, पाई से पाई कटेगा, r² से r² कटेगा, क्योंकि r भी सेम है, h सेम नहीं है,
अब होगा क्या, देखो ये हाइट जो है वो है कोन की, तो इसको मैं 1 बोल देता हूं, इसको बोलता हूं 2। जो 3 डिवाइड में चला जाएगा इधर, ये आ जाएगा 3h2। तो ये किसका था, ये था हमारे कोन का, इसके साथ कुछ नहीं है ना। अब देखो क्या करो, इस H2 को ले आओ इसके नीचे, H1/H2, इसके इधर 3 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। H1 के सामने कौन है 3, H1 कौन था मेरा कौन, यानी 3 ये रहा। H2 के सामने कौन है 1, और 1 मेरा ये रहा, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा मेरा। हाइट का जो रेशो बनेगा वो यही बनेगा। द फॉर्मूला ऑफ द मोड, मोड का फॉर्मूला ये होता है, हाँ होता है, ठीक है, बिल्कुल फॉर्मूला एकदम करेक्ट है। क्या कह रहा है, F1 किसको डिनोट करेगा, ये जो F1 है किसको डिनोट करेगा, जो सबसे बड़ा नंबर होता है ना, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल, इसी को डिनोट करेगा। प्रीसीडिंग जो होता है F0, ये वाला हमारा F0 होता है, ये वाला F1 होता है, सक्सीडिंग वाला हमारा F2 होता है, ठीक है। F के ऊपर वाला F0, F के नीचे वाला F2, ठीक है। कॉम्युलेटिव का तो कोई काम ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट है यहां से। नेक्स्ट कह रहा है मीन मीडियन ए, एक फॉर्मूला तुम्हें बताया था कुछ देर पहले, 3-2-1। तो होता क्या है 3-2-1 में, इसमें होता है 3 मीडियन, मीडियन और मीन दोनों ए ही है। फॉर्मूला में लिख देता हूं, 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड। ये फॉर्मूला बताया था मैंने, मोड के साथ कुछ नहीं तो 1, 3-2-1। मीडियन और मीन की वैल्यू 1 है, तो ये आ जाएगा 3a, ये आ जाएगा 2a और प्लस का मोड। 3a उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो a देगा, मोड की वैल्यू क्या आ रही है a आ रही है, तो a ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन आ जाएगा, जिसकी वैल्यू क्या है a है, ठीक है। 18वां क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, कितने एक्सपेरिमेंट आएंगे अगर 3 डाइस को फेंकेंगे, 3 डाइस यानी कि 6 की पावर 3। अगर सिक्का होता, सिक्के में 2 पहलू होते हैं, 2 सिक्के होते, मान लो 3 सिक्के फेंके हैं तो 2 की पावर 3, क्योंकि डाइस में 6 पहलू होते हैं, 6 फेस होते हैं, तो 6 की पावर 3, 3 क्यों, क्योंकि 3 डाइस फेंके हैं, तो 6 की पावर 3 क्या होता है 216 होता है, ठीक है। तो ऐसे करके निकालना है, जितनी भी डाइस फेंके, डाइस जितनी फेंके उतने पहलू बनेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन पे। क्या लिखा है 19वां क्वेश्चन, द प्राइम नंबर विच डिवाइड 36 आल्सो डिवाइड 6। 36 के अगर मैं टुकड़े करता हूं और जो प्राइम नंबर आएंगे, जो कि मुझे दिख रहे हैं 2 और 3 आएंगे, क्या 2 और 3 6 को भी डिवाइड करेंगे, हाँ करेंगे। एनी नंबर विच डिवाइड्स पी स्क्वायर, कोई नंबर जो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा तो पी को भी करेगा, हाँ ये भी करेगा, लेकिन इन दोनों में कोई भी संबंध नहीं है, तो इसमें क्या जाएगा कि असर्शन और रीजन दोनों ठीक है, बोथ ये वाला लेंगे बी वाला, असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू, बट आर जो है नॉट करेक्ट एक्सप्रेशन, आर का इससे कोई संबंध नहीं है, तो बी आ जाएगा। सी वाले में देखते हैं, ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर सिमिलर, हाँ होते हैं, जितने भी ट्रायंगल है सारे के सारे सिमिलर होते हैं। इन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल रेशो ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड 1-1, हाँ ये भी होता है, उनकी जो रेशो होते हैं वो सेम होते हैं, जब रेशो सेम है तो फिर 1-1 भी कह सकते हैं हम उनको। तो इसमें आ जाएगा पहला वाला ऑप्शन कि भैया असर्शन और रीजन दोनों ठीक है और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। तो ये थे आपके MCQ 20, ठीक है। तो टोटल मिला के 100 MCQ है, आशा करता हूं आपको समझ में आए होंगे। तो इसी तरह के MCQ आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। बाकी वीडियो अगर समझ में आई हो, पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल पे बने रहे, सब्सक्राइब जरूर करके जाना।